डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, कि किस तरह किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस में किस टाइप की एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं। तो हम स्टडी करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम, जिसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या और इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से डिफरेंट यूनिट्स यूज होते हैं। और उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी भी एटम में सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या, जिसको समझने के लिए यहाँ हमने सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ली है, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसकी सराउंडिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर इसी एटम के सराउंडिंग में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जंप करके इस एटम के ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा और इस तरह एक न्यूट्रल एटम चेंज हो जाएगा इनटू एनाइन। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट एटम। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि उस एटम को एनाइन में चेंज करना कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि एटम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऐड करके जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। अब इसको प्रॉपरली डिफाइन करने से पहले हम आपको रिमाइंड करवा दें कि हम जो डेफिनेशन यूज करेंगे दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ एटम्स, और जैसे कि आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.023 into 10⁻23 एटम्स। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्योंकि एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, इस वजह से इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होते हैं दीज आर किलोजाउल पर मोल, जैसे कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में यूज किए थे। अब स्टूडेंट्स, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि क्या सारे ही एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस के बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है कि किसी भी एटम की एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है और क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज करेगा या आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से हम इसको 2 डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर किसी भी एटम में हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड विद डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे कि ये वो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है जब 1 मोल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम्स में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाए और वो चेंज हो जाए इनटू 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयंस। और इसमें जो स्टैंडर्ड कंडीशन यूज होंगी उसके लिए एटम का आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्लोरीन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है और उसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको चेंज कर रहे हैं इनटू क्लोराइड एनाइन, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन एटम एंड दैट इज इक्वल टू -348 किलोजाउल पर मोल। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि जब हम 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स या फिर 6.02 into 10⁻23 क्लोरीन एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करें और उसको क्लोराइड आयंस में चेंज करें तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज द 348 किलोजाउल पर मोल। और यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह एटम में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और केमिस्ट्री की टर्म में हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये वो एनर्जी है जो कि हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल ऑफ यूनिनेगेटिव गैसियस आयंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस -2 आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है और उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको ऑक्सीजन एनाइन में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड दैट इज इक्वल टू -142 किलोजाउल पर मोल।
और यहाँ पे भी माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजन के इसी यूनिनेगेटिव एनाइन में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें और इसको चेंज कर दें इनटू ऑक्साइड आयन विद 2- चार्ज, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव 844 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम किसी भी एटम में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखें कि किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली नेगेटिव होती है एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हमेशा एनर्जी एब्सॉर्ब ही क्यों होती है, इसकी रीजन क्या है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, जिसमें 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 2 शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-6। अब जब इस एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इस तरह न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम चेंज हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन आयन, जिसमें अब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद प्रोटॉन का नंबर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है। इसी वजह से अगर आप इसी शेल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो फिर एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा और आपको जबरदस्ती ही वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी वजह से जब हम इस आयन को ऑक्साइड आयन में चेंज करेंगे बाय द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी और इस केस में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट की बेस पे हम अपने बुक के क्विक चेक 1.5 के क्वेश्चन सी का आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब फ्लोरीन एटम जो कि हैलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, इसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है और इसके सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि न्यूक्लियस इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर्ली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद एनर्जी रिलीज भी होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन एटम। और स्टूडेंट, सेम यही रीजन ऑपरेट करेगी जब हम इसी क्विक चेक 1.5 के क्वेश्चन बी का आंसर एक्सप्लेन करेंगे एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैज द हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी। इट मीन्स कि नाइट्रोजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करना चाहता और उसके कंपैरिजन में फास्फोरस, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत ज्यादा इजी है। अब इन दोनों एलिमेंट्स में इस डिफरेंस की रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन एटम का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और न्यूक्लियस उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।